नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जॉइंट इंडिया सिंगापुर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड एट विच सिटी। तो भारत और सिंगापुर के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र था। किस शहर में इसे संपन्न किया गया, मतलब किस शहर में इसे आयोजित किया गया? तो आंसर था जोधपुर में इसको आयोजित किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन आपको बता दूं लास्ट में भी इसी प्रकार का क्विज है तो उसे सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल कोर्ट इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। तो किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? आंसर होगा, ये जो गिरफ्तारी वारंट है पुतिन के खिलाफ ये जारी किया है आईसीसी ने, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। रीजन क्या क्या है? तो पुतिन पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रीजन, यूक्रेन युद्ध में जो त्रासदी की जा रही है, रीजन बताया गया जेनोसाइड्स का, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का और वॉर क्राइम्स का, क्राइम ऑफ अग्रेशन का। तो ये चार मेन पॉइंट हैं जो कि आईसीसी के द्वारा कहे गए कि ये क्राइम है और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उन पर इन चार की वजह से, इन चार पॉइंट्स की वजह से अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक माध्यम बना है रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर जो अरेस्ट वारंट जारी करने का। आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। इसको इस्टेब्लिश 2002 में किया गया था। प्रेसिडेंट पियोटर हॉफमांस्की है। ध्यान रखिएगा, पियोटर हॉफमांस्की। ठीक, इसके मेंबर 123 कंट्रीज हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये जो कोर्ट है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए साइन जो देशों के बीच में हुआ था वो 1998 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस जॉब पोर्टल टू एंश्योर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। तो निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब कोई अगर किसी कोई झारखंड में अगर कोई कंपनी है वो जॉब निकालती है 100 वैकेंसी की। अगर उन 100 वैकेंसी, तो आंसर तो वैसे झारखंड होगा, 100 वैकेंसी निकालती है तो 75 वैकेंसी वहाँ के लोकल्स को देनी पड़ेगी। और इसको सुनिश्चित करने के लिए, ये लागू करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में स्थानीय लोगों को वरीयता मिले, प्रायोरिटी मिले, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम जार नियोजन पोर्टल है। क्या? जार नियोजन पोर्टल। ठीक, इसमें 75% जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लोकल कैंडिडेट को मिलेगा। इसमें अगर बात की जाए तो कितने तक के, मतलब अगर जॉब 40,000 से कम की निकली है तो उसमें 75% जो कोटा होगा वो वहाँ के लोकल को दिया जाएगा। उससे ऊपर अगर सैलरी है तो उसमें फिर किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर झारखंड मतलब स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़ा है और अब जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना को लॉन्च किया, स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया। कर्नाटका और गुजरात सबसे बेहतर परफॉर्म करने में है किसमें? तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। दिव्यांग पार्क, इसको नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। राजस्थान जहां पर
13,000 करोड़ रुपए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किए गए। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, इशू बना, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नागालैंड गवर्नमेंट और पतंजलि फूड लिमिटेड के द्वारा साइन अप किया गया है किसके लिए? पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए। उत्तर प्रदेश ने आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मंथली अलायंस अनाउंस किया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। और उड़ीसा जिसने यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का उड़ीसा को दिया। और किस मिशन के लिए दिया? तो जगह मिशन के लिए दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी रिसेंटली में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से ये एक ई बुक आपके लिए लॉन्च की गई है जो कि स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। आप इसको भी लेकर रिवाइज कर सकते हैं जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें जो कि रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं और अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक बार अगला क्वेश्चन, चाइनीज पार्लियामेंट अपॉइंट्स हुज एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। आंसर होगा चीनी संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो आंसर है ली कुयांग। कौन? बी ऑप्शन यहां पर, सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। इन्होंने किसकी जगह ली? तो आंसर होगा ली कीगुआन की जगह ली है। पहले ऑप्शन जो लिखा हुआ है उनकी इन्होंने जगह ली है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ली है जो कि ली कुआंग है जिनको अभी रिसेंटली में चुना गया और की कुआंग की जगह इन्होंने ली है। स्पेलिंग सेम सी लग रही है लेकिन लास्ट में देखिएगा, स्टार्टिंग में देखिएगा इसमें के ई लगा हुआ है, यहाँ पर के ई नहीं है। ठीक, और याद रखिएगा नेशनल पीपल कांग्रेस और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इनके बीच में डिस्कशन हुआ, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया। चाइना की बात की जाए तो चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर एरिया वाइज बात करें, अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ऑफिशियली अभी चाइना टॉप पोजीशन पर है। कई रिपोर्टों में भारत को टॉप पोजीशन पॉपुलेशन वाइज बताया गया है। प्रेसिडेंट यहाँ के सी जिनपिंग है और कैपिटल यहाँ की बीजिंग है। मंडेरिन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है और रेनमिनमी यहाँ की करेंसी है। भारत के 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। भारत और चाइना के बीच में एक बाउंड्री लगती है जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रामचंद्र पौडेल ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं नेपाल के। रायसीना डायलॉग जो कि जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाई गई, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं। दिल्ली में रायसीना डायलॉग हुआ है। बोला टिनुबू ये प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के। केन्या कि नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी को लॉन्च कर चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया। सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाली हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट बनेंगे बांग्लादेश के, अप्रैल के महीने में ज्वाइन कर लेंगे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर कंट्री में पावर क्राइसिस की वजह से अनाउंस किया। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड? तो वैश्विक पुनःचक्रण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा वैश्विक पुनःचक्रण दिवस हम 18 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम 18 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो डे है ये 18 मार्च को ऑब्जर्व पहली बार 2018 में किया गया और इसकी थीम इस बार की क्रिएटिव इनोवेशन है। क्या है? क्रिएटिव इनोवेशन। तो जो भी रिसेंटली में हमारे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हमने 15 मार्च को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हमने 10 मार्च को ऑब्जर्व किया। नो स्मोकिंग डे हमने 8 मार्च को ऑब्जर्व किया। 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन डे हमने ऑब्जर्व किया। 5वें नंबर का जन औषधि दिवस हमने 7 मार्च को ऑब्जर्व किया। साथ साथ 5 मार्च को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व किया।
वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सी ड्रैगन 23 वॉर एक्सरसाइज हेल्ड इन अमेरिका। तो अमेरिका में आयोजित सी ड्रैगन 23 युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो अमेरिका में सी ड्रैगन 23 ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें किन देशों ने भाग लिया? आंसर होगा भारत, कनाडा, अमेरिका खुद तो शामिल ही है, जापान और साउथ कोरिया इसमें शामिल है। तो यहां पर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर टोटल 5 देश मिलकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3rd एडिशन है, ध्यान रखेंगे। इसको 15 से 30 मार्च को यूएसए के गुआम में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, 2015 में इसको पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को किया जाता है। भारत की नेवी, अमेरिका की नेवी, जापान की, कनाडा की जो एयर फोर्स है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, और साथ साथ भारत अमेरिका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो मालाबार एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ साथ इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं। नेवल एक्सरसाइज है। वॉर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री करती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में स्पेशल फोर्सेस करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, द राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट इन मार्च 2023। तो मार्च के मंथ में नए कितने डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिए गए राजस्थान के द्वारा? आंसर होगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज टोटल इसके पास अभी तक 31 स्टेट थे, 33 थे, लेकिन 2 को फिर मतलब एक साथ मर्ज किया गया, डिसॉल्व किया गया, जिससे बाद में 31 रह गए। अब और 19 बना दिए गए, तो टोटल अब बन गए 50 स्टेट। तो 50 स्टेट अब टोटल हो चुके हैं। नए कितने स्टेट बनाए गए? तो 19 स्टेट राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। सीएम जो गहलोत हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हम 19 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रहे हैं, साथ साथ 3 नए डिवीज़न राजस्थान में अनाउंस किए गए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये जो नए स्टेट्स हैं ये बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है एरिया वाइज बहुत बड़ा है, तो कंट्रोल करना इसे अपने में और सारी सुविधाएं अलग अलग जगहों पर पहुंचाना अपने में एक चैलेंज है। इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको एफिशिएंटली पहुंचाया जा सके हर आदमी तक। इसीलिए इसको तोड़ा गया है। इसीलिए 50 टोटल डिस्ट्रिक्ट अब बन चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 30 मार्च 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट के रूप में। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। डिस्ट्रिक्ट अब 50 हो चुके हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोला देवगाना नेशनल पार्क, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द वॉल्केनिक इरप्शन इन मार्च 2023 अकर्ड इन विच कंट्री? माउंट मेरापी। तो माउंट मेरापी में एक जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ, और ये जो माउंट मेरापी है कहाँ पर अवेलेबल है, किस देश में अवेलेबल है, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये अवेलेबल है इंडोनेशिया में। तो ये 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ तो जो माउंट मेरापी है वो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ। अगर बात करें तो इसमें इरप्शन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1548 से ऑब्जर्व किया जा रहा है इरप्शन। 2006 में मोर एक्टिव मतलब इसकी स्टेट थी, रेगुलरली इससे जो इरप्शन होता रहता था। 2010 में इतना ज़्यादा इरप्शन हुआ कि लगभग 350 लोग मारे गए थे, और अब दोबारा से इसमें इरप्शन हुआ है। इंडोनेशिया की बात करें तो दुनिया की 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस दुनिया में, ध्यान रखिएगा। और इंडोनेशिया की जावा मोस्ट पॉपुलस, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आइलैंड में रहने वाले जगह है। वो कौन सी? जावा। इंडोनेशिया में एक जावा आइलैंड है, उसकी बात कर रहा हूँ। कैपिटल जकार्ता है। प्रेसिडेंट जोको विदोदो है। और करेंसी यहाँ की इंडोनेशियन रुपया है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फीफा प्रेसिडेंट नेम इज हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म। तो फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है जिसे एक और कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया? आंसर होगा यह है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए इनको दोबारा से फीफा का प्रेसिडेंट चुना गया। याद रखिएगा 2027 तक क्यों बात की जा रही है कि 2026 में फीफा का एक आपको पता है 4-4 साल के अंतराल में जो इनका वर्ल्ड कप है वो होता है। अभी 2022 में हुआ है, कहाँ पर हुआ है तो कतर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब 2026 में होगा जो कि इटली वगैरह में ऑर्गेनाइज होगा। माफ़ कीजिएगा, इटली में नहीं, वो 3 जगहों पर ऑर्गेनाइज होगा, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में, है ना। तब तक के लिए ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो यहाँ पर फीफा में नए प्रेसिडेंट कौन, तो वही यानी इन्फेंटिनो 2027 तक अभी प्रेसिडेंट रहेंगे। इन्होंने फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में 2016 में ज्वाइन किया था और 2027 में लगभग 11 साल तक अब ये इस पद पर रहेंगे। फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में मतलब 1904 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड इसकी हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, समीर खागर पास्ड अवे ऑन 15 मार्च 2023, वॉज ही अमंग द फॉलोइंग। तो 15 मार्च 2023 को समीर खागर का निधन हो गया। वह किस राज्य, वह इनमें से कौन थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा वो एक प्रकार के एक्टर थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपने इनको एक्टिंग करते हुए देखा होगा। तो समीर खागर हैं। इनकी बात करें तो इनका करियर काफ़ी ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा। इन्होंने नुक्कड़ नाटक, सर्कस जैसी जो नाटक है, जैसे टीवी शो है, उस पर काम किया। साथ साथ फिल्म की बात करें तो परिंदा और सीरियस मैन में इन्होंने काम किया है। इनका करियर मतलब अगर फिल्म का करियर बात करें तो 1987 से स्टार्ट होता है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ और फिल्मों में पार्ट लिया है। तो एक चर्चित नाम थे जिनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।